हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ हिंदी व्याकरण में पूरी सीरीज हम लेकर के आए हैं। सबसे पहले आज स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी वर्णमाला से। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे हिंदी व्याकरण में। किससे? वर्णमाला से। ठीक है, तो वर्णमाला मीन्स वर्णों का व्यवस्थित समूह। याद रखिएगा, वर्णों का व्यवस्थित कैसा समूह? व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, वर्णमाला कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार में बांटी गई है, स्वर और व्यंजन। याद रखिएगा, जिसमें स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ह्रस्व स्वर, जिससे उच्चारण में कम ध्वनि का उच्चारण हो, और दीर्घ स्वर। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। और देखिए, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं जिसमें उच्चारण में कम ध्वनि लगे बोलने पर। देखिए, आ, ई, ऊ, री। ठीक है, जिसमें ऊर्जा कम लगे, ये क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर। ठीक है, और दीर्घ स्वर क्या कहलाते हैं? आ, ई, ऊ, ए, ओ, औ। ये क्या है? दीर्घ स्वर। याद रखिएगा, जिसमें उच्चारण में अधिक ध्वनि लगे, अधिक ऊर्जा का प्रयोग हो, वे क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर। तो इसमें से आपसे भी पूछा जा सकता है कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 4। और दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होगी? 7। ठीक है, उसके बाद देखिए, व्यंजन में स्पर्श व्यंजन का से पर वर्ग तक, क वर्ग से ठीक है, क वर्ग से प वर्ग तक कितने होते हैं? प वर्ग तक कितने होते हैं? क वर्ग से लेके प वर्ग तक बताइए। 25 होते हैं। 25। ठीक है, और दो कौन से होते हैं इसमें? मूर्धन्य व्यंजन ड और ढ। दो जोड़ के कितने हो जाते हैं? स्पर्श व्यंजन 27। याद रखिएगा, स्पर्श व्यंजन कितने होंगे? 27, जिसका हम संपूर्ण डिटेल में अभी अध्ययन करेंगे। और देखिए, उसके बाद अंत्यस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? जिसमें संख्या 4 होती है इनकी भी। ये कितने होते हैं? य, र, ल, व। ठीक है, याद रखिएगा, अंत्यस्थ व्यंजन 4 होते हैं। उसके बाद देखिए, ऊष्म व्यंजन स, ह। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं ये भी, जिसमें ऊष्मा निकले। ठीक है, उसके बाद देखिए, आगत ज और फ। आगत का मतलब, आगत व्यंजन कितने? 2, ज और फा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन में पूछे गए हैं। चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, या यूपीएससी, या पुलिस, या एसएससी, या अदर किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन क्यों न कर रही है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए, संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? ये थे अंत्यस्थ व्यंजन। याद रखिएगा, ये अलावा कहीं मिक्स नहीं कर दीजिएगा इनको। उसके बाद देखिए, संयुक्त छत्र, ज्ञ, श्र, जो 2 वर्णों से मिलकर के बनते हैं, जिसका हम अब आगे अध्ययन करेंगे। अब देखिए, हिंदी वर्णमाला में मुख्यतः कुल कितने वर्ण होते हैं, ये भी याद रखिएगा। स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। ठीक है, और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 41। लेकिन मूलतः व्यंजन 33 होते हैं। ठीक है, अब कुल वर्ण कितने वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 52। याद रखिएगा। ठीक है, स्वरों की संख्या 11 और व्यंजन की संख्या मूलतः तो होती है 33, लेकिन और भी व्यंजनों को जोड़ा जाता है, जिसमें कितने हो जाते हैं? ये 41। ठीक है, अब देखिए, नोट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हिंदी वर्णमाला में 33 मूल व्यंजन है। कितने? 33। इसके अतिरिक्त 2 उत्क्षिप्त व्यंजन, 2 अयोगवाह, 4 संयुक्त अक्षर व्यंजन हैं। 33 और इनको जोड़ करके कितने हो जाएंगे? 41। इनमें 11 मूल स्वरों को मिला देने पर हिंदी वर्णमाला में कुल कितने हो जाते हैं? 52 वर्ण हो जाते हैं। याद रखिएगा। अब उसके बाद देखिए, जो स्वरों का जो वर्गीकरण का जो उच्चारण स्थान होता है हमारे वोकल ऑर्गन से, हमारे जो मूर्धांश से, कंठ से, कहाँ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, उनके बारे में जान लीजिए डिटेल में। कंठ है, कौन से होते हैं? कंठ है। ठीक है, कंठ है ह्रस्व स्वर अ, दीर्घ स्वर आ, और निरनुनासिक या मौखिक स्वर छोटा आ और बड़ा आ जैसे बोलते हैं, और आ छोटी अंग और बड़ी अंग चंद्र बिंदी जो लगा हुआ है, आप देख पा रहे हो, ये वाला। ठीक है,
आ और आ ऐसे करके बोलते हैं इसको। और तालब्य तालु मुहा के भीतर की छत का पिछला भाग, छोटी ई, बड़ी ई, फिर छोटी ई, फिर इस पर चंद्रबिंदी बड़ी ई पर, ठीक है, अनुनासिक में आ जाएंगी। अब उसके बाद देखिए मूर्धन्य मूर्धा मुहा के भीतर की छत का अगला भाग, कंठ प्लस तालु कंठ तालब्य कहलाते हैं, ठीक है। ओष्ठ प्लस कंठ को मिलाकर के कंठोष्ठ वर्ण बनते हैं। और याद रखिएगा ह्रस्व स्वर जैसे कि आ ई री भी आता है, इसमें मूर्धन्य में आता है, मूर्धन्य से बोला जाता है, ठीक है। और दीर्घ स्वर में ए ओ और औ, ठीक है। उसके बाद देखिए ओष्ठ है, ओष्ठ से बोले जाने वाले ऊ, ये ह्रस्व स्वर में आते हैं, ठीक है, याद रखिए सारे। उसके बाद देखिए बड़ा ऊ, ये दीर्घ स्वर में आता है, ठीक है। अभी देखिए आगे इसके बारे में पॉइंट टू द पॉइंट हम जानते हैं। हिंदी वर्णमाला का एक बार पुनरावलोकन कर लेते हैं, इसकी पुनरावृत्ति कर लो दोबारा से। अभी आपने जो सीखा है, देखिए जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, ठीक है। जो किसी दूसरे वर्ण से मिलकर के नहीं बनते हैं, स्वर कहलाते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसा कि मैंने बताया था। और जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है। ह्रस्व स्वर क्या है? आ ई उ री। मूल स्वर कौन से हैं? आ ई उ री मूल स्वर हैं ये, ठीक है। इन मूल स्वरों से मिलकर के व्यंजन भी बनते हैं और कुछ स्वर भी बनते हैं। और दीर्घ स्वर है, ये देखिए कितने हैं ये दीर्घ स्वर, अभी मैंने बताया था कितने हैं बताइए, 7। और मूल स्वर कितने हैं? 4। याद रखिएगा, क्वेश्चन में आए हुए इम्पोर्टेंट सारे बता रहा हूँ मैं। ये आगा स्वर है आ, जिस पे क्या बिंदी लगी हुई है, एक देख पा रहे हो आप। अग्र स्वर है ई और ई, ठीक है। उसके बाद देखिए मध्य स्वर है छोटा आ, पश्च स्वर है आ उ ओ और आ, ठीक है। समृत स्वर है ई और उ, अर्ध समृत है ई और उ, ठीक है। वो कैपिटल बड़ी वाली है, ये छोटी वाली है। समृत में बड़ी ई और बड़ा ऊ, अर्ध समृत में छोटी ई और छोटा ऊ, ठीक है। और विव्रत है बड़ा आ छोटी ए बड़ा ओ, ठीक है। अर्ध विव्रत है छोटी ए छोटा आ छोटा ओ और आ, जिस पर एक बिंदी सी आप देख पा रहे हो ऊपर चंद्र बिंदु मुख टाइप जो लगी है। व्यंजनों की संख्या है 41। व्यंजनों की संख्या कितनी है? 41 है, मूलतः 33। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है बताइए, जिसमें 2 मूर्धन्य व्यंजन ढ और ड जोड़ा गया था? 25। तो का से पा वर्ग तक प्लस 2 मूर्धन्य व्यंजन जोड़ करके क्या बने थे? 27 स्पर्श व्यंजन बने थे। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 27। अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या क्या है बताइए? अभी बताया था 4। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4, अभी मैंने ऊपर बताया था, ठीक है। अब उसके बाद देखिए व्यंजनों का वर्गीकरण और उच्चारण स्थान जान लीजिए। कंठ से कौन कौन से व्यंजन बोले जाते हैं, ठीक है। तो कंठ से बोले जाने वाले का, खा, ग, घ, अड़ा, ठीक है। और तालव्य तालु मुहा के भीतर की छत का पिछला भाग, तालु से बोले जाने वाले च, छ, ज, झ, य, ठीक है। उसके बाद देखिए मूर्धन्य मूर्धा मुहा के भीतर की छत के अगले भाग से बोले जाने वाले ट, ठा, अड़ा, ढा और ढ, ठीक है। उसके बाद देखिए दंत्य ऊपरी दांतों के निकट से बोले जाने वाले ता, था, द, ध, न, ठीक है। उसके बाद देखिए दोनों होठों से बोले जाने वाले पा, प, फ, ब, भ, म, ठीक है। उसके बाद देखिए तालव्य तालु मुहा के भीतर की छत के अगले भाग से स और य बोले जाते हैं, याद रखिएगा। अभी अल्पप्राण और महाप्राण अघोष सघोष के बारे में भी जानेंगे, पहले ये जान लो। उसके बाद दंत या मसूड़े से बोले जाने वाले स
और र ल, ठीक है। उसके बाद ऊपर के दांत या निचले होंठ से दंतोष्ठ बनता है मिला करके, ठीक है। ऊपर के दांत और निचले होंठ को मिला करके दंतोष्ठ है। ओनली कौन सा आता है, वो। उसके बाद मूर्धन्य, मूर्धा से कौन सा, स, याद रखिएगा। उसके बाद स्वर तंत्र या स्वर यंत्र कंठ के भीतर की स्थित कोई ओनली हा आता है इसमें, ठीक है। उच्चिप्त, अभी मैंने बताया था उच्चिप्त व्यंजन। उच्चिप्त व्यंजन कौन से होते हैं, ढ और ढ, ठीक है। ढ और ढ ये दो थे, प्लस स्पर्श व्यंजन 25 को मिला करके कितने बन रहे थे, 27 स्पर्श व्यंजन थे। कितने थे, 27 थे कि नहीं थे। आगत या ग्रहित दुनिया का स्पर्शी का ख ज फ ऊष्म संघर्षी कहलाते हैं। अयोगवाह अनुस्वर और विसर्ग दो मिलते हैं बन करके, ठीक है। अब एक बार हम इनके बारे में अघोष सघोष अल्पप्राण महाप्राण के बारे में जान लेते हैं। तो याद रखिएगा, का से लेकर के उत्क्षिप्त ढ और ढ ये कौन से हैं, ठीक है। का से पा वर्ग तक तो हो गए आपके 25, ठीक है। उसके बाद उत्क्षिप्त व्यंजन ढ और ड जोड़ दिया इसमें, तो ये हो गए स्पर्श व्यंजन। अब एक चीज़ इसमें याद रखिए, अगर आपसे कोई पूछता है अल्प प्राण महाप्राण, देखिए अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, फिर अल्प प्राण, अर्थात अल्प प्राण कौन सा होगा, अल्प प्राण, याद रखिएगा। अल्प प्राण पहला, तीसरा, फिर बताइए पांचवा, ये कहलाते हैं अल्प प्राण, ठीक है। पहला तीसरा पांचवा, वर्णमाला के पहला तीसरा पांचवा। उसके बाद देखिए महाप्राण कौन से कहलाएंगे, दूसरा और चौथा। महाप्राण याद रखिएगा, महाप्राण ओनली दूसरा और चौथा, ठीक है। ये हो गए महाप्राण, ठीक है, और ये हो गए महाप्राण दूसरा और चौथा। अब देखिए ये तो आ गया आपके समझ में, अल्पप्राण वर्णमाला की सीरीज में पहला तीसरा पांचवा, और अघोष अघोष पहला दूसरा। अघोष का याद रखिएगा, अघोष और इनके बारे में डिटेल में संपूर्ण परिभाषा भी आगे जानेंगे। अघोष पहला और दूसरा, ओनली पहला और दूसरा, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए सघोष, सघोष सघोष तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है। सघोष तीसरा, चौथा और पांचवा, अच्छे से आगे होगा। अब देखिए अयोग भाग कौन से होते हैं इसमें, अनुस्वर और विसर्ग, ठीक है। एक चीज और जान लीजिए इसमें अच्छे से, ये नासिक, अगर आपसे पूछा जाए नासिक के वर्ण कौन कौन से हैं, तो हर पांचवा वर्ण नासिक के वर्ण कहलाता है। हर पांचवा वर्ण क्या कहलाता है, नासिक्य वर्ण या नासिक्य व्यंजन कहलाता है। व्यंजनों की वर्गीकरण उच्चारण सारणी में हर पांचवा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए अयोगवाह अनुस्वर और विसर्ग दो होते हैं। अब इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। आगत व्यंजनों की संख्या कितनी है, 2 है, अभी मैंने बताया था। देखिए आगत व्यंजनों की संख्या एक बार फिर से दिखा देता हूं मैं। आप देखिए आगत कौन कौन से आगत, देखिए ज और फा है, ठीक है। अभी बताया था ढ और ढ उत्क्षिप्त थे, जिसमें ये 25 + 2 को मिला करके 27 हो रहे हैं। और उसमें कौन से हैं, सा 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 हाय 4 है, अर्थात 4। उसके बाद देखते हैं संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी अभी मैंने बताई कितनी है, 4 है, ठीक है। क वर्ग ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं, क वर्ग में कौन से आते हैं, क ख ग घ अड़ा, ये क वर्ग में आती हैं, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए च वर्ग में कौन सी ध्वनियाँ आती हैं, च छ ज झ य। उसके बाद देखिए ट वर्ग में कौन कौन सी ध्वनियाँ आती हैं, ट ठ ड ढ अड़ा और ढ और ढ।
ये ट वर्ग में आती हैं। और ता वर्ग में कौन सी आती हैं? ता से स्टार्ट करिए, ना पर ख़त्म करिए। हर पांचवा वर्ण नासिक के व्यंजन कहलाता है, ये भी याद रखिएगा। ता वर्ग ता थ द ध न। प वर्ग प फ ब भ म। ठीक है। अंत्यस्थ व्यंजन कौन से हैं? य र ल व। उसके बाद देखिए अर्धस्वर य वर व। लुंठित व्यंजन है ओनली, ये आपसे पूछा जाता है। लुंठित व्यंजन कौन सा है? सिर्फ एक ही है, याद रखिएगा। लुंठित व्यंजन सिर्फ एक ही है, र। ठीक है। पार्श्विक व्यंजन है ल, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में आया हुआ है। पार्श्विक व्यंजन ल। ऊष्म संघर्षी व्यंजन है, चार हैं, याद रखिएगा। स ह। उत्क्षिप्त व्यंजन है, उत्क्षिप्त ढ और ड। ठीक है। ये 2 + 25 वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद देखिए अघोष व्यंजन है। प्रत्येक वर्ग के प्रथम व द्वितीय वर्ण। अघोष व्यंजन अभी मैंने बताया था। प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा ये 4 और आते हैं अलग से, इनको नोट कर लीजिए अपना। फ स। ठीक है। और सघोष कौन से हैं? तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा। प्रत्येक वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण क्या कहलाते हैं? सघोष कहलाते हैं। जैसे इसके अतिरिक्त ये भी याद कर लीजिए ड ढ ज य र ल व ह एवं सभी स्वर सघोष हैं। अल्प प्राण व्यंजन कौन से कहलाते हैं? अल्प प्राण पहला तीसरा पांचवा वर्ग मैंने बताया था अभी। तथा अंत्यस्थ व य र ल व, ये 4 और आते हैं। ठीक है। उसके बाद महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण, ऊष्म वर्ण। ठीक है। नासिक की व्यंजन है ड, हर वर्ग का पांचवा वर्ण। ठीक है। हर वर्ग का पांचवा वर्ण नासिक की व्यंजन। उसके बाद देखिए कंठ व्यंजन कौन कौन से हैं? क ख ग घ ण। कंठ व्यंजन क ख ग ण। ठीक है। उसके बाद देखिए शॉर्ट में और जान लो अच्छी से, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं बचेगा। इसको कंप्लीट देखिए वीडियो को, टाइम लगेगा लेकिन आप अच्छे से समझ पाओगे और एक एक क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इस वीडियो को वादा करता हूँ पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? अगर ऑप्शन में पूछा जाए तो 52। इसके बाद लगाएंगे हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। 6 वर्ण किसके योग से बना है? देखिए संयुक्त व्यंजन अभी बताया था, क और स के। ठीक है। क और स से मिलकर के क्या बना है? 6 वर्ण बना है। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? ट नहीं है। ठीक है। क वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है? कंठ है। ठीक है। वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते वो क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाती है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कुल कितनी है? 11। ये ऑप्शन में पूछा जाए आप एक ही में टिक कर दोगे। कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? क और ख। ठीक है। ए वर्ण क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य। अयोगभाव वर्ण कौन से हैं? देखिए छोटे अंग और बड़े अंग जो आप पढ़ते हो। अघोष वर्ण कौन सा है? स महाप्राण, ये अघोष है। हिंदी का स ध्वनि है तालव्य, अघोष और महाप्राण। ठीक है। उसके बाद यर लव किस प्रकार के व्यंजन हैं? अंत्यस्थ व्यंजन हैं। तालव्य व्यंजन है च छ, ये देखिए तालव्य व्यंजन है। नीचे हलंत लगा हुआ है अर्थात इसमें स्वर को जोड़ दिया जाए तो ये व्यंजन बन जाएंगे। मूर्धन्य व्यंजन है ट ठ ड ढ, पूर्ण वर्ण बन जाएंगे अर्थात
अभी ये व्यंजन है। अब देखिए दंत्य व्यंजन है त थ द ध न। ओष्ठ्य व्यंजन है प फ ब भ म। दंतोष्ठ्य व्यंजन है व। स्व यंत्रीय व्यंजन है हा। उसके बाद देखिए अब वर्णमाला के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों या एसएससी की तैयारी कर रहे हों या पुलिस की तैयारी कर रहे हों या किसी भी एग्ज़ाम की या पटवारी की आप तैयारी कर रहे हों, सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये सीरीज मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा, इसको कंप्लीट देखिए। किसी भी चीज़ को अच्छे से समझने के लिए आपको 100% टाइम देना होता है, अपना 100% डेडिकेशन देना होता है, तब आप 100% उसमें क्या है सक्सेस मिलेगी। ये याद रखिए, यदि आप एक्सक्यूजेस ज़्यादा निकालोगे तो आपसे कभी आप कोई भी क्वेश्चन ना तो सॉल्व कर पाओगे, ना किसी एग्ज़ाम में आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो एक्टिव रहिए और इस क्वेश्चनों को चलिए लगाते हैं। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? देखिए मैंने हिंट भी दे दी है नीचे आपके लिए, आप जैसे देख के भी बता सकते हो और इससे आपको कोई डाउट भी नहीं रहेगा। नए तरीके से आपके लिए लेकर के आए हैं। हिंदी वर्णमाला में अभी मैंने बताया था ऊष्म व्यंजन पूछा गया है इसमें, तो ऊष्म व्यंजन बताइए कौन से होंगे? स स ह। ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद देखिए हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं? बताइए, केवल श्वास का प्रयोग किया जाए अघोष कहलाते हैं। ठीक है, केवल श्वास का प्रयोग किया जाए क्या कहलाते हैं? ऐसे वर्ण अघोष कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। यरलव क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यरलव व्यंजनों को क्या कहते हैं? अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, अभी मैंने बताया था यरलव व्यंजन क्या कहलाते हैं? अंत्यस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन कौन सा? बी सही है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में ओष्ठ्य ध्वनि है, ओष्ठ्य ध्वनि कौन सी है बताइए? फा ओष्ठ्य ध्वनि होगी। वोवेल को हिंदी में कहते हैं स्वर कहते हैं। सिंपल सी बात है, आप आसानी से बता दोगे। जिन शब्दों के अंत में आ आता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, चाहे आप सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट या किसी भी एग्ज़ाम की रीट वगैरह या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये ज़्यादातर पूछा गया है। अकारांत कहलाते हैं। जिन वर्णों के अंत में आ आता है उन्हें अकारांत कहते हैं। याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए अच्छे से। कौन स्वर नहीं है? ब स्वर नहीं है, व्यंजन है। आ स्वर है, ऊ स्वर है, ए स्वर है। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? घोष कौन सा है? द। और बाकी कौन से होंगे? अघोष। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? वर्ण या अक्षर को कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई अभी मैंने बताया था वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण कहलाती है। उसके बाद देखिए वर्णमाला किसे कहते हैं? व्यवस्थित वर्ण समूहों को कहते हैं। वर्णमाला के व्यवस्थित वर्ण समूहों को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही। यूपी टीजीटी में पूछा गया है और कई बार ये टेट और अदर एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं ये अभी तक सारे क्वेश्चन। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? याद रखिएगा, क और ख। क से क वर्ग पूरा कंठ है, याद रखिए, कंठ ध्वनियाँ कहलाती हैं। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। मूर्धन्य व्यंजन, मूर्धन्य ड और ढ। ठीक है, जिन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन भी बोलते हैं। ठीक है, ये मूर्धा से बोला जाता है, इसलिए मूर्धन्य ड और ढ ये दो होते हैं, प्लस 25 को मिला करके स्पर्श व्यंजन कुल कितने होते हैं? 27 होते हैं। निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? क और ग। निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? ख और ग। याद रखिएगा, नवीन विकसित ध्वनियाँ ख और ग। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? बताइए। ख अघोष या क और ख तो क्या होगा? अघोष होगा। सिंपल सी बात है, आपने पहला और दूसरा अघोष पढ़ा था। अब इसने क्या पूछा है? घोष पूछा है। च भी पहला है और छ दूसरा है,
तो ये भी नहीं हो सकता, तो उत्तर में माँ आएगा। ठीक है, ये घोष वर्ण के अंतर्गत आएगा। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है, कौन सा नहीं होगा? ऊ। एक वर्ण व्यंजन नहीं है ऊ। ठीक है, ह्रस्व स्वर में आता है जिसे छोटा ऊ बोलते हैं। एक वर्ण व्यंजन नहीं है ऊ। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ्य नहीं है, बताइए? प ओष्ठ्य है, ब म ता नहीं होगा। ठीक है, तालु से है त। ऑप्शन नंबर डी सही है, ओष्ठ्य नहीं है। उसके बाद देखिए, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है, बताइए? 11 स्वर होते हैं, मूलतः व्यंजनों की संख्या 33 होती है, प्लस 7 और स्वर जोड़ दिए व्यंजन जोड़ दिए जाते हैं, तो 41 संख्या किसकी हो जाती है? व्यंजनों की। और मूल स्वरों की संख्या 11 है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 52। टोटल कितने हो जाएंगे? 52। ठीक है, उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है, बताइए? नासिक्य व्यंजन कौन सा है? नासिक्य व्यंजन बी। हर वर्ग का पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? नासिक्य व्यंजन। देखिए, पांचवा वर्ण में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी य। ए वर्ण क्या कहलाते हैं, बताइए? कंठ तालव्य कहलाते हैं, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है, किसे नहीं दिया गया है? ल को दिया गया है, क्र को दिया गया है। ये किसकी भाषा है? ये किसकी मात्रा है? ऋषि की ये वाली मात्रा लगती है, जो नीचे रा लगा हुआ है इन दोनों पे। ठीक है, ये वर्णमाला में इसे स्थान दिया गया है, इसे भी दिया गया है, लेकिन किसे नहीं दिया गया है? श्री को नहीं दिया गया है। आपने कई बार पढ़ा होगा, ये आपको नहीं मिलेगा, तो वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन हैं, बताइए? द्वित्व व्यंजन, ये दो व्यंजनों को मिला करके एक आधा व्यंजन, ठीक है, और एक पूरा व्यंजन मिला करके क्या बन जाएगा? किस में दिया है द्वित्व व्यंजन, बताइए? दहली लिखा है, ये ऑप्शन सी। स और स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन डी सही है। छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है, बताइए? संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, बताइए? छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? क के बाद आता है। ये कई बार पूछा गया है। छ का क्रम कब आता है? क के बाद आता है, याद रखिएगा, क के बाद आता है। ठीक है, उसके बाद ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज और य के। ठीक है, 4 संयुक्त व्यंजन बताए थे, जिसमें से छ हमने पढ़ लिया, क प्लस स के योग से मिलकर के बना है। अब हम कौन सा पढ़ रहे हैं? ज प्लस य से मिलकर के क्या बना है? ज्ञ बना है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी सही। अब निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है, बताइए? अघोष स स स ह, स स ह, 4 होते हैं ऊष्म व्यंजन, जिसमें सबसे पहला अघोष आता है, मैंने बताया था अभी, और दूसरा अघोष आता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ है। घ कहाँ से बोला जाता है? कंठ से। ठीक है, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ज्ञ। संयुक्त व्यंजन अभी बताया था, ज प्लस य से मिलकर के बना है क्या? ज्ञ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त व्यंजन ज्ञ। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, बताइए? दंत नहीं है। ट मूर्धन है, दंत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। उसके बाद देखिए, कौन सा अमानक वर्ण है? ऑप्शन सी अमानक वर्ण है। ठीक है, ऐसा करके कुछ लिखा है, अमानक वर्ण है। ऑप्शन सी सही होगा।
उसके बाद छ वर्ण किसके योग से बना है, अभी बताया था, क प्लस सा के योग से क्या बना है, छ वर्ण बना है। हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है, 11 है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है, ज स्वर नहीं है, व्यंजन है, ये स्वर है, ये स्वर है, ये स्वर है। परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है ये सारे। निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है, बताइए, घ नहीं है, ऑप्शन डी सही है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33, अभी बताया था। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33, ठीक है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है, पश्च, बताइए, ऑप्शन नंबर ए, बड़ा आ होगा, ठीक है। पश्च स्वर कौन सा है, याद रखिए। उसके बाद खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप से कैसे बनाया जाना चाहिए, बताइए, खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप से कैसे बनाया जाना चाहिए, खड़ी चौपाई को हटाकर। उसके बाद विसर्ग से बना शब्द कौन सा है, बताइए, विसर्ग से बना शब्द निस्पृह, विसर्ग ये होते हैं अयोगवाह, ठीक है। उसके बाद इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है, बड़ी ये व्यंजन, ए भी व्यंजन और ए भी व्यंजन। उसके बाद निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन है य। फिर उसके बाद देखिए, इनमें से कौन सा उच्चारण स्थल कौन सा है, का उच्चारण स्थल कौन सा है, बताइए, कंठ और ओष्ठ से बोला जाएगा का। आप बोल करके देखिए, कंठ और ओष्ठ का प्रयोग होगा। उसके बाद देखिए, च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है, तालु। च और छ तालु से बोले जाते हैं, तालब कहलाते हैं। क ख क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं, बताइए, अरबी फारसी की हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ये आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तालब व्यंजन है च छ ज और झ। उसके बाद देखिए, कौन वर्ण घोष नहीं है, घोष नहीं है, ता क्या है, ता, थ, द, ध, न। अब इसमें क्या है, मैंने क्या बताया था, पहला दूसरा अघोष। अब ये पूछ रहा है घोष नहीं है, तो ये अघोष, ये घोष नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी, ठीक है, घोष नहीं है। किस शब्द में री स्वर नहीं है, देखो मैंने अभी बताया था, री की मात्रा क्या होती है, ये होती है, इसमें भी लगी हुई है, इसमें भी लगी हुई है, इसमें भी लगी हुई है, लेकिन किस में नहीं है, आज में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। किस शब्द में री स्वर नहीं है, आज में नहीं है, ऑप्शन डी, ठीक है। किन ध्वनियों को अनुस्वर कहा जाता है, बताइए, स्वर के बाद में आने वाली नासिक की ध्वनियाँ, हर प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, ठीक है, 5वां वर्ण, याद रखिएगा, हर वर्ग का 5वां वर्ण। उसके बाद देखिए, ओ और आ किस प्रकार के वर्ण हैं, कंटोष्ठ। हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं कितने हैं, 52, कुल कितने हैं, अभी क्वेश्चन किया था ये। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर, ह्रस्व स्वर। स्वर ध्वनि के प्रकार कितने हैं, उपरोक्त तीनों, ठीक है। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट्य है दंतोष्ठ, स्पर्श, अल्पप्राण, घोष, निरोनुनासिक, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। निम्न में अर्धस्वर क्या कहलाता है, ये क्या है, अर्धस्वर है। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं, दूसरे और चौथे थे, ठीक है। महाप्राण सबसे पहले, अल्पप्राण अभी बताया था, पहला, तीसरा, पांचवा, अल्पप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण, यानी कि सबसे पहले अल्पप्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्पप्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्पप्राण। देखिए हो गए 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, दूसरा और चौथा महाप्राण।
भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है ध्वनि। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि। इनमें से कौन व्यंजन अल्पप्राण है? बताइए। च। अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? च। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? य। निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? क, ख, ग। अभी बताया था कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? क और ख। याद रखिए, क और ख। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। उसके बाद देखिए, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये क्वेश्चन अभी किया था। अब देखिए, हिंदी की स ध्वनि है, स ध्वनि है, बताइए। हिंदी की स ध्वनि है स। तालव्य। कौन वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? कौन वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? बताइए। आ। अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? च, ज, य। ऑप्शन बी सही है। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है, रंग होता है, जाति होता है, अक्षर होता है, लेकिन आकाश नहीं होता है। तो ऑप्शन कौन सा इसमें गलत होगा? अर्थ नहीं होता है वर्ण का आकाश। कौन वर्ण घोष नहीं है? अभी बताया था मैंने, घोष, यानी कि घोष या सघोष, सघोष या घोष आते की है तीसरा, चौथा, पांचवा। ऑप्शन नंबर घोष नहीं है, अघोष ता। ठीक है। उसके बाद किन ध्वनियों को अनुस्वर कहा जाता है? स्वर के बाद आने वाली नासिक के ध्वनियों को। किस शब्द में री स्वर नहीं है? बताइए। कृपा में है, दृष्टि में है, कृष्णा में है, लेकिन रिवाज में नहीं है। जैसे अभी आया था, आज में नहीं था। ठीक है। निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है कौन सा है? त। ऑप्शन सी। उसके बाद देखिए, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ। घ का उच्चारण स्थान कंठ होगा। घ का उच्चारण स्थान कंठ। ठीक है। हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम है। सबसे पहले कौन सा आएगा? संतान, फिर सकल, फिर सक्षम, फिर सचल। वो कैसे? देखिए, स, 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 सब में क्या है? समान है। उसके बाद देखिए, का से पहले यहाँ पर ता दिया है, फिर यहाँ का दिया है, फिर छा दिया है, फिर च दिया है। अब देखिए, यहाँ पर ये बड़े आ का क्या दिया है? एक डंडा है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? ये आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी। अगर मैं एक एक करके बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसमें बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है। निम्न में से महाप्राण वर्ण है था। हिंदी शब्दकोश में छोटा अंग और बड़ी अंग जो बोलते हैं, किस वर्ण के साथ आता है? इसके साथ आता है, बी। ऑप्शन बी। ठीक है। एक बिंदी ऊपर लगा दो तो छोटी अंग, एक दो बिंदी पीछे लगा दो तो बड़ी अंग। छ वर्ण किसके योग से बना है? अभी बताया था, क और स के योग से बना है, जो स क्या कहलाते हैं? ये। ठीक है। क और स से मिलकर के बना है, संयुक्त व्यंजन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? ऑप्शन सी, कलरव। इस पर कोई मात्रा नहीं है, अमात्रिक। याद रखिए, इस पर भी मात्रा है, इस पर भी मात्रा है, इस पर भी मात्रा है, लेकिन इस पर भी एक भी मात्रा का यूज नहीं किया गया है। ओनली व्यंजनों का यूज करके एक शब्द बना, वर्ण बना दी, वर्णों से शब्द बना दिया गया है, अक्षर बना दिया गया है, कलरव। ठीक है। अब अयोभा कहा जाता है विसर्ग को। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? बताइए। सी, मूर्धन्य। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक। हिंदी वर्णमाला में आ और अ क्या है? अयोभा। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? स। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? ज। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है मूलतः 33। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? क।
ए के उच्चारण स्थान का नाम है कंठ तालव्य। निम्नलिखित में से कौन वर्ण अंत्यस्थ नहीं है? ह। अघोष वर्ण कौन सा है? स। हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं च, छ, ज, झ। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है बताइए? त। अभी बता चुका हूँ, बार बार रिपीट नहीं करूँगा। हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, दंत्य और व्यंजन ध्वनि है थ। ठीक है। उसके बाद देखिए, हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, अगोष्ठय और व्यंजन ध्वनि है कौन सी है? भ। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है? ई। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं ट, ठ, ढ और ढ। ऑप्शन बी सही है। उसके बाद हिंदी की ब ध्वनि है, ओष्ठ्य ध्वनि है। निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि है त। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है बताइए? कौन सा स्वर समृद्ध है? ई। उसके बाद निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंतोष्ठ्य है? व। निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य व्यंजनों का या मूर्धन्य ध्वनियों का है? ट, ठ, ढ़, ढ। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान है तालव्य। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? ल। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? स। यर अलावा किस वर्ग के व्यंजन है? अंत्यस्थ व्यंजन है। निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? य। इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? ऑप्शन फ, संयुक्त व्यंजन नहीं है। ये भी है, ये भी है, ये भी है। छात्र ज्ञ ये संयुक्त व्यंजन है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? ल। ऑप्शन सी सही है। उसके बाद भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ाऊ किस प्रकार स्वर है? पश्च संयुक्त है। पश्च संयुक्त है। ठीक है, याद रखिए। उसके बाद देखिए, व का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ। ऑप्शन सी। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? ऑप्शन सी ज। किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? ऑप्शन डी बड़ी ए। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? ह। ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? ऑप्शन ए। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? निष्प्रह। द्वारा आ गया, ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है ये। उसके बाद देखिए, और 2-4 क्वेश्चन और बचे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी हो जाएंगे। तालव्य व्यंजन है, बताइए 110 में से कौन सा होगा तालव्य व्यंजन? च, छ, ज, झ। ऑप्शन बी सही होगा। कौन वर्ण घोष नहीं है? अभी बताया था, ता, था, यानी कि पहला और दूसरा अघोष होता है, तो ये सघोष या घोष नहीं होगा, अघोष होता है। ऑप्शन सी होगा, घोष नहीं है। ठीक है, ये घोष है, ये घोष है, ये घोष है, लेकिन ये वाला ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी नहीं होगा घोष। ऑप्शन सी सही है। किस शब्द में री स्वर नहीं है? बताइए। कृपा में है, दृष्टि में है, कृष्णा में है। मैंने बताया था री की मात्रा क्या होती है, ये होती है। ठीक है, री की मात्रा क्या होती है? किसी शब्द पर लगने पर आप तीनों को पहचान पा रहे हो, इनका स्वर बन रहा है, लेकिन री स्वर किस में नहीं है? आज में नहीं है। ठीक है। एक और आया था रिवाज करके, उसमें भी री का प्रयोग कहीं नहीं था, और इसमें आज में ऑप्शन डी में री की मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये री स्वर नहीं होगा। ऑप्शन डी नहीं है, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है। तो आज आपने हिंदी वर्णमाला के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगाए और हिंदी वर्णमाला के सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट किया और हिंदी वर्णमाला के बारे में अच्छे से जाना और अच्छे से इस वीडियो को देखा। तो अच्छे से इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको भी मैक्सिमम हेल्प मिल जाएगी। और इस वीडियो के बाद हम नेक्स्ट विराम चिन्ह के बारे में लेकर के आएंगे। ऐसे ही सेम पूरी सीरीज चलेगी हमारी, तो इस वीडियो को, इस सीरीज़ को देखना ना भूलिएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा एग्ज़ाम को क्रैक करना। जितना आप बुक में से पढ़ते हो वो लंबे समय तक याद नहीं रहता है, लेकिन आप
किसी के द्वारा समझाए गए वीडियो में या किसी के द्वारा पढ़ाई गई किसी चीज़ को एक बार आप अच्छे से सुन करके पढ़ लेते हो तो आप कभी नहीं भूलते